ये है इंडोनेशिया, दुनिया के सबसे खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड मुल्कों में से एक। यहाँ वॉल्केनोज हैं, घने जंगल हैं और खूबसूरत बीचेस हैं। ये एक ऐसा अनोखा मुल्क है जहाँ 27 करोड़ से ज़्यादा लोग 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स पर रहते हैं। जी हाँ, 17,000 आइलैंड्स। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है जो 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। इसके अलावा ये 3 टाइम जोन्स में भी फैला हुआ है। वेस्ट में सुमात्रा से लेकर ईस्ट में पेपुआ तक। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। लेकिन इस सारी खूबसूरती के पीछे एक राज छुपा है। 17,000 जजीरों पर फैला ये मुल्क आखिर बना कैसे? एक कंट्री बनने से पहले यहाँ किसकी हुकूमत थी? और ये इतनी ज़्यादा और इतने डिफरेंट आइलैंड्स एक ही मुल्क में इकट्ठे कैसे हुए? और सबसे अहम सवाल, आप ऐसे कंट्री पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं जो इतने समंदरों में फैला हुआ हो? इंडोनेशिया की कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा तारीख में, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, जिसमें हज़ारों आइलैंड्स, कल्चर्स और वॉल्केनोज को एक ही मुल्क में इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि इंडोनेशिया अभी तक यूनाइटेड कैसे है और फ्यूचर में कैसे ये टूट भी सकता है। आज से कई सौ साल पहले ये सारे आइलैंड्स एशिया की सबसे अमीर और पावरफुल किंगडम्स का कट थे। हजारों साल से लोग यहाँ पर कम्युनिटीज़ की शक्ल में रह रहे थे। वो यहाँ खेती बाड़ी करते थे और समुद्र के जरिए ट्रेड करते थे। ये आइलैंड्स भारत और चीन, दो पावरफुल सिविलाइजेशंस के बीच में थे और इसीलिए दोनों मुल्कों के ताजिर यहाँ से गुजरते थे और यहाँ के लोगों के साथ सोना, आइडियाज़ और इवन रिलीजन्स आइडियोलॉजीज़ भी शेयर करते थे। वक्त के साथ ये जजीरे इतने अहम हो गए कि यहाँ बड़ी सल्तनतें कायम होना शुरू हो गईं। उन्हीं में से एक थी सुमात्रा में मौजूद श्रीविजया किंगडम। 7वीं सदी के आसपास ये किंगडम एक पावरफुल ट्रेडिंग सेंटर बन गई, जो न सिर्फ सी रूट्स कंट्रोल करती थी बल्कि यहाँ से गुजरने वाली शिप से टैक्स भी लेती थी। ये किंगडम बुद्धिज़्म का हब बन गई और सारी दुनिया से स्कॉलर्स यहाँ आने लगे। इसके बाद फिर 13th और 14th सेंचुरी में जावा में मचापहात एम्पायर उभरी। ये एम्पायर बहुत सारे आइलैंड्स तक फैली हुई थी। मचापहात अपने आर्ट, कंस्ट्रक्शन और गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर हिंदुइज्म फॉलो होता था और ये उस वक्त के साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पावरफुल एम्पायर थी। लेकिन कोई भी एम्पायर हमेशा नहीं रहती। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, नई पावर्स उभरने लगीं और ये किंगडम्स कमज़ोर होने लगीं। यहाँ के लोकल लीडर्स ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और फिर यहाँ पर आमद हुई इस्लाम की। 13वीं सदी के आसपास यहाँ पर ट्रेड के जरिए इस्लाम फैलने लगा। मुसलमान मुल्कों से आने वाले बिजनेसमैन के अच्छे बर्ताव से मुतासिर होकर यहाँ के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन अभी यह हालत संभल ही रही थी कि समंदर के उस पार से कुछ लोग आ रहे थे जो यहाँ आकर सब कुछ बदलने वाले थे। कुछ समुद्री जहाज इन आइलैंड्स की तरफ आ रहे थे और वो यहाँ ट्रेड करने नहीं बल्कि हुकूमत करने आ रहे थे। 15वीं सदी के शुरू में कुछ समुद्री जहाज इन आइलैंड्स पर उतरे। ये लोग दुनिया की दूसरी तरफ से आए थे। ये अलग अलग ज़बानें बोलते थे, इनके अपने झंडे थे और इनके पास ताकतवर हथियार भी थे। ये पोर्चुगीज़ थे और वो एक बहुत कीमती चीज़ की तलाश में थी, और वो चीज़ थी मिसालें। उस वक्त यूरोप में लौंग, जायफल और काली मिर्च सोने जितनी कीमती समझी जाती थी, और इंडोनेशिया के मुलुकु आइलैंड्स में ये मिसालें बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते थे। ये आइलैंड्स स्पाइस आइलैंड्स के नाम से मशहूर हो गए और हर कोई इन पर कब्जा करना चाहता था। पोर्चुगीज़ के कुछ ही अरसे बाद डच भी यहाँ पर आ गए, और वो भी यहाँ सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि हुकूमत के लिए आए थे। 1602 में डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, जो उस वक्त दुनिया की सबसे पहली और बड़ी इंटरनेशनल कंपनी थी। इसका एक ही मकसद था कि इन स्पाइसेस के ट्रेड का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। डच ने यहाँ पर किले बनाए और लोकल लीडर्स के साथ डील्स की, और जहाँ डील काम नहीं की वहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आहिस्ता आहिस्ता डच ने पोर्चुगीज़ को यहाँ से निकाल दिया और इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। यहाँ की सारी लोकल किंगडम्स या तो ख़त्म हो गई या फिर उन्होंने डच की हुकूमत मान ली। लेकिन डच का गोल सिर्फ ये मिसालें नहीं था, वो तो यहाँ की ज़मीन, लोगों और दूसरे रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना चाहते थे। और यहीं से शुरुआत हुई डच की 300 साला हुकूमत की। डच ने यहाँ बटाविया जैसा शहर बनाया, जिसे आज जकार्ता कहते हैं। इंडोनेशिया के हाई वैल्यूबल स्पाइसेस, फिर कॉफ़ी, शुगर और इंडिगो यहाँ से यूरोप जाने लगे, और इससे डच बहुत अमीर होते गए। पर लोगों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं था। उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। उन्हें अपनी ज़मीनें छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया जाता था, जो डच को बहुत फ़ायदा देती थीं। कॉटन और राइस जैसी क्रॉप्स नहीं उगाते हुए उन्हें हंगर का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ ये कैश क्रॉप्स उनके हाथों से छीन ली जाती थीं और यूरोप में बेच दी जाती थीं। बहुत सी ज़मीनें बंजर हो गई थीं
और कुछ लोगों के पास काम नहीं था, तो कुछ लोग डच फैक्ट्रीज और फार्म्स में गुलाम बन गए थे। ये डच की फर्स्ट कॉलोनियल एम्पायर थी और यहाँ से फैले कॉलोनियलिज्म। लोग इससे परेशान थे और उनके दिल में एक नेशनल प्राइड जागना शुरू हुआ। उनका राष्ट्रवाद उन्हें डच से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। इसी तरह इन्होंने यहाँ शुगर, कॉफ़ी और टबैको की फार्मिंग शुरू की और इंडोनेशियन से ज़बरदस्ती काम लेने लगे। डच ने यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, खूब टैक्स इकट्ठा किया और जब कोई प्रोटेस्ट की कोशिश करता तो इसे भरपूर ताकत से कुचल दिया जाता। इस सब के बावजूद बहुत से इंडोनेशियंस ने हिम्मत नहीं हारी और वो आज़ादी का ख्वाब देखते रहे और 1900 में ये ख्वाब बिल आखिर एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया। डच को लग रहा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन एक नया तूफान आ रहा था, एक ऐसी वर्ल्ड वॉर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली थी। ये 1940 की दहाई हो चुकी थी। एक नई ताकत जापान इंडोनेशिया की जानिब तेज़ी से बढ़ रही थी। 1942 तक जापान ने इन आइलैंड्स पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया। 300 साल डच के कब्जे में रहने के बाद इंडोनेशिया अब जापान के कंट्रोल में चला गया। शुरू में तो इंडोनेशियंस को लगा कि शायद ये इनके लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि जापान ने वादा किया था कि वो एशिया को यूरोपियन से आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन बहुत जल्द हालात बदलने लगे। जापानी हुकूमत के दौर में ज़िंदगी मुश्किल होना शुरू हुई। लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया जाता और उन्हें बदले में बस थोड़ा सा खाना दिया जाता। इंडोनेशिया के लोगों में अब आज़ादी की आग मज़ीद भड़कना शुरू हो चुकी थी। जापान ने लोकल इंडोनेशियंस को अपने फ़ायदे के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग देना शुरू की, लेकिन यही ट्रेनिंग आगे चलकर इंडोनेशियंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली थी। 1945 में सब कुछ बदल गया, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब फेंक दिए और जापान ने हार मान ली। जैसे ही जापानी फौज वापस जाना शुरू हुई, इंडोनेशिया के लीडर्स को एक मौका नजर आया। 17 अगस्त 1945 को जापान के हथियार डालने की सिर्फ 2 दिन बाद सुकार्नो और मोहम्मद अत्ता ने इंडोनेशिया के 2 बड़े लीडर्स ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। डच ने इस आज़ादी को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जापान के जाने के बाद वो फिर से यहाँ का कंट्रोल लेना चाहते थे। इसके बाद 4 साल तक यहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसे एंग्लिशन नेशनल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस जंग में इंडोनेशियंस ने हथियारों और डिप्लोमेसी के साथ ज़बरदस्त तरीके से रेजिस्ट किया और दोबारा गुलाम बनने से इनकार कर दिया। आखिरकार 1949 में आलमी दबाव के बाद डच ने हार मान ली और यूं इंडोनेशिया आज़ाद हो गया। मगर आज़ादी हासिल करना तो शुरुआत थी। इन्हें अब एक ऐसा मुल्क चलाना था जिसमें 17,000 से ज़्यादा जजीरे, बेशुमार कौमें और दर्जनों ज़बानें बोली जाती थीं। तो इंडोनेशियंस ने आज़ादी तो हासिल कर ली थी, लेकिन असल मुश्किल काम तो अभी बाकी था, और वो था इतने सारे लोगों को इकट्ठा रखना। ये कोई एक मुल्क या चंद सूबे नहीं थे। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा पज़ल था, जिसके 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स 5,000 किलोमीटर्स के एरिया पर फैले हुए थे। इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स बहुत बड़े हैं और वो लोगों से भरे हुए हैं, जैसे जावा आइलैंड, जिसमें इंडोनेशिया की आधी आबादी मतलब तकरीबन 14 करोड़ लोग रहते हैं। इसी तरह सुमात्रा, सुलुवेसी और कालीमंतन भी बड़े आइलैंड्स हैं, जिनके अपने कल्चर्स हैं। इसी तरह कई हज़ार छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और हर किसी का अपना कल्चर, ज़बान और आइडेंटिटी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडोनेशिया कितना डाइवर्स है, तो ज़रा ये स्टैट्स देखें। यहाँ 700 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, 1300 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ पर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो फिर इतने डिफरेंट लोगों को एक ही मुल्क में कैसे जोड़ा गया है? इसी का जवाब ढूंढते हुए इंडोनेशिया के लीडर्स के जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने एक नेशनल स्लोगन बनाया, फिर कहा भिन्नेका तुंगल इका, जिसका मतलब था कि हम सब मुख्तलिफ हैं लेकिन फिर भी एक हैं। हर साल ये सैलाब हज़ारों लोगों को अपने घरों से बेदखल कर देते हैं। एक और प्रॉब्लम ये भी है कि इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि लोग धड़ाधड़ ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ये शहर 25 सेंटीमीटर तक डूबता जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू कैपिटल बनाने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा नुसंतारा, और ये बोर्नियो आइलैंड पर होगा। इससे फिर डूबते हुए जकार्ता पर लोड कम होगा। मगर इन घने जंगलों में ये शहर बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा होगा और इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होगी। सो नेचर इन इंडोनेशिया इज एन डबल एज सॉर्ड। वही वॉल्केनो जो खेतों की मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, वही अचानक फट भी सकते हैं। वही समुंदर जो इन आइलैंड्स को जोड़े हुए हैं, एकदम बिगड़ भी सकते हैं। और वही गर्म मानसून का मौसम, जिसकी वजह से ये घने जंगल हैं, वो फ्लड्स की सूरत में सब कुछ डबो भी सकता है। इसीलिए इंडोनेशियंस के लिए ये नेचुरल कैलामिटीज़ उनकी आइडेंटिटी बन गई हैं।
और फिर जब आप एक ऐसे मुल्क को संभाल रहे हों जो 17,000 जजीरों में बटा हुआ हो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ज़्यादातर मुल्कों में सड़कें, हाईवे या रेल के जरिए शहरों और देहातों को जोड़ना आसान होता है, लेकिन इंडोनेशिया में बीच में हमेशा समुंदर आ जाता है। अब एक सूबे से दूसरे सूबे तक हाईवे नहीं बना सकते क्योंकि अक्सर इन प्रोविंसेस के बीच में समुंदर होता है। लेकिन इवन एक ही आइलैंड पर भी कंस्ट्रक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेप्यू में घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एयरप्लेन या फिर घंटों ट्रैकिंग करके ही जाया जा सकता है। और कई जगहों पर तो रोड्स हैं ही नहीं। इसी तरह इंडोनेशिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले आइलैंड जावा में इतनी ट्रैफिक होती है कि कई दफ़ा सिर्फ 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करने में भी 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। और फिर कम्युनिकेशन के भी इश्यूज हैं। इंडोनेशिया के बहुत से आइलैंड्स में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क्स की बहुत लिमिटेड एक्सेस है और इसी वजह से वहाँ गवर्नेंस के बहुत इश्यूज हैं। कुछ आइलैंड्स में तो डॉक्टर पूरे महीने में सिर्फ एक बार आता है और कई जगहों पर तो बच्चे बगैर बिजली वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। इंडोनेशिया की 73% आबादी को इंटरनेट की एक्सेस है, जबकि बाकी तकरीबन 7 करोड़ लोग आज भी बगैर इंटरनेट के गुजारा कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़े शहरों और गांव में एक ज़बरदस्त फ़र्क पैदा करती है। बड़े शहर जैसे जकार्ता, सुराबिया और मिडीन वेल कनेक्टेड और डेवलप्ड हैं, जबकि न्यास, फ्लोरीज और बूरो जैसे आइलैंड्स को देखकर लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने उन्हें बिल्कुल भुला दिया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये फ़र्क कम करने की बहुत कोशिश की है। उसने इन इलाकों में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और हाईवेज बनाने की कोशिश की है और इवन इंटरनेट को छोटे इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं। लेकिन इतने ज़्यादा आइलैंड्स तक के फैसिलिटीज़ पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए जब लोग ये कहते हैं कि इंडोनेशिया को चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसकी वजह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये ऐसी अजीब और मुश्किल जियोग्राफी भी है। और फिर ऊपर से इंडोनेशिया में इतने कल्चर्स, लैंग्वेजेस और आइडेंटिटीज़ रहती हैं कि ये दुनिया का छोटा वर्जन लगता है। इंडोनेशिया में 13,000 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रुप जावानीज है, जो कि पूरे इंडोनेशिया की आबादी का 40% है। इसी तरह और भी बहुत सी एथनिसिटीज़ हैं, जैसे सुडनीज, मधुरीज, बलीनीज, बटक, डायक और बजिज वगैरह। और हर ग्रुप का अपना कल्चर, म्यूज़िक, खाना और लैंग्वेज है। इंडोनेशिया 700 से ज़्यादा लोकल ज़बानों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। वो घर पर कोई और ज़बान बोलते हैं, बाहर मार्केट में कोई और ज़बान और फिर स्कूल में कोई और ज़बान। तो जब किसी कंट्री में इतनी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हों, तो उसे फिर आप इकट्ठा कैसे रखते होंगे? इसका जवाब है भाषा इंडोनेशिया। 1945 में आज़ादी हासिल करने के बाद इंडोनेशिया ने वहाँ भाषा इंडोनेशिया को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये बोलनी और सीखनी बहुत आसान थी। यही ज़बान आज इंडोनेशिया के हर स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज और मीडिया में बोली जाती है और यही ज़बान इंडोनेशिया को इकट्ठा रखती है। लेकिन सिर्फ ज़बान एक करने से भी आपस के डिफरेंसेस दूर नहीं हुए। आज भी पपुआ में बहुत से लोग खुद को बाकी इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं समझते। उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, ज़बानें अलग हैं और वो कई सालों से ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार उन्हें इग्नोर करती है। यही कई मूवमेंट्स चल रही हैं और कभी-कभी इनकी वजह से यहाँ वायलेंस भी होता है। इसी तरह नॉर्थ सुमात्रा में आ जाए, आचे की प्रोविंस में बहुत साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आज वहाँ उनकी इतनी पावर है कि वो ऑफिशियली शरिया लॉ पास कर सकते हैं। इसी तरह 1990 और 2000s में मुलुकु और सेंट्रल सुलवेसी के एरियाज में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुईं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए इंडोनेशियन गवर्नमेंट बिनेका इस्ला नामी फिलॉसफी को प्रमोट करती है। इस आइडियोलॉजी में 5 प्रिंसिपल्स हैं, जैसे खुदा पर यकीन, सोशल जस्टिस और यूनिटी, और ये हर स्कूल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंडोनेशिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि 17,000 आइलैंड्स की एक पजल है। ये वॉल्केनोज और घने जंगलों की जमीन है जहाँ कीमती मिसालें हैं और कॉलोनियल दौर की यादें हैं। बाली के मंदिरों से लेकर जावा की मस्जिदों तक और वेस्ट एशिया के घने जंगलों से लेकर सुमात्रा के बीचेस तक, इंडोनेशिया एक ऐसी पहेली है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हार्डवर्क ने इकट्ठे जोड़कर रखा हुआ है। लेकिन इंडोनेशिया के लिए शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, स्पेशली जैसे जैसे इसके शहर डूब रहे हैं और फिर चाइना भी इन समंदरों में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो इंडोनेशिया पर हुकूमत करना मुश्किल काम तो है। ये मुल्क बनाने वालों को पता था कि इस रास्ते से कोई इतने सारे कल्चर्स और रिलीजन्स के लोगों को इकट्ठे रखने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं बल्कि विजन और यूनिटी की जरूरत है, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। और इसीलिए इंडोनेशिया दुनिया की सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग कंट्रीज में से एक है। अगर आपने अभी तक मल्टीमीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।